राजे, सरदार ने मुझे आवाज दी। मैंने गायब दिमागी से उसके चेहरे पर निगाह डाली मगर मुझसे कुछ न बोला। वो बोला, राजे वो चली गई है यार, मेरी चिनारे की तरह तुम्हारी पलवशा भी चली गई। पता नहीं ये औरतें ऐसा क्यों करती हैं। जब इन्हें पता चल जाता है कि इनके बगैर शौहर का जिंदा रहना मुश्किल है तो अपनी अहमियत जताने के लिए ये मरने से भी दरेग नहीं करती। मैं कुछ न बोला। सरदार बताने लगा, उसने अपनी मौत की खबर माँ और आपके घर वालों तक पहुंचाने से मना कर दिया था। उसने वाज़ेह अंदाज में बता दिया था कि सबसे पहले उसकी मौत की बाबत तुम्हें इत्तला दी जाए और फिर बाकी तमाम को आप खुद ही बता देंगे। जब काबिल खान महसूद ने तुम्हारा पता कराया तो उसे मालूम हुआ कि तुम 2-3 दिन पहले ही अफगानिस्तान चले गए हो। वो तुम्हारे घर जाकर पलवशा की माँ को मिला था। बहाना उसने ये बनाया था कि पलवशा उसके पास थोड़ा सामान छोड़कर आगे अफगानिस्तान चली गई है। तभी पलवशा की माँ ने उसे तुम्हारे अफगानिस्तान जाने के बारे में बता दिया। उसके बाद उसे तो हिम्मत न हुई तुम्हारे घर वालों को इत्तला देने की और ना मुझे हिम्मत हुई, क्योंकि जब मुझे होश आया तो वो कब की दफन हो चुकी थी। मेरे दिमाग में साएं साएं हो रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया था। मेरे बदतरीन अंदेशे हकीकत का रूप धार चुके थे। एक दफा पहले भी वो मुझे छोड़ चुकी थी और अब दोबारा उसने वही किया था। पहले भी वो अपनी माँ और भाई की वजह से मजबूर थी और अब उसके पास मोहलत खत्म हो चुकी थी। मुझे मुसलसल चुप देखकर सरदार खान ने कहा, यार कुछ तो बोलो, खामोश क्यों हो? लेकिन मेरे पास अल्फाज खत्म हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि सरदार को क्या कहूँ। गिला करूं या तसल्ली दूं, कोसूं या नजरअंदाज करूं। उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन इंसान को दिल की भड़ास निकालने के लिए कोई हदफ तो चाहिए होता है। अपने नुकसान का जिम्मेदार किसी को तो ठहराना होता है। मौत एक अटल हकीकत है, लेकिन दिलो दिमाग तो मौत से बचने के कई बहाने तराशते हैं। अगर यूं ना किया होता तो यूं हो जाता, और वहां ना गया होता तो वैसा होता, ये कर लिया होता तो जान बच सकती थी, वगैरह वगैरह। हालांकि ये सब बस पछतावे को बढ़ाने वाली बातें हैं। सरदार बोला, मैं बेकसूर हूँ राजा, मैं बेबस हो गया था। मैं उसे कभी भी मरने न देता। दुनिया की हर ताकत से टकरा जाता, मगर अफसोस इजराइल अलैहिस्सलाम से तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं चुपचाप उठकर बैठक के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सरदार ने मुझे पुकार कर रोकने की कोशिश की, मगर मैं दरवाजे से बाहर निकलकर कार में बैठ गया। उसके बैठक के दरवाजे तक पहुंचने से पहले मैं कार आगे बढ़ा चुका था और फिर मुझे मालूम न हुआ कि कैसे मैं बगैर किसी हादसे के घर तक पहुंचा। मुंतशिर सोचें, बिखरे ख्यालात, अजियत भरे एहसासात, आंखों से बहता पानी और दर्द गम से बोझल दिल के साथ ड्राइविंग करना इतना भी आसान नहीं था। घर का दरवाजा बंद था। दस्तक के जवाब में अब्बू जान ने दरवाजा खोला था और उनकी शफकत भरी आगोश में सर छुपाते ही मेरे बंद होंठों से दर्द भरी सिसकियां बरामद हुई। अब्बू जान घबरा गए थे। क्या हुआ बेटा? अब्बू जान की आवाज में छुपे अंदेशे गैर मुतवक्के नहीं थे। मैंने कहा, वो चली गई है अब्बू जान, वो मुझे छोड़कर चली गई है। उसके साथ निभाने के सारे वादे और कस्में झूठे थे। तमाम औरतें एक जैसी होती हैं। अब्बू जान ने मुझे जोर से अपने साथ भींचते हुए पूछा, कहाँ चली गई है बेटा? किसके साथ गई है? मैंने अजियत भरे लहजे में कहा, अकेली गई है अब्बू जान, ऐसी जगह जहाँ से कोई नहीं लौटता। हम दरवाजे के सामने ही खड़े थे। मौसम ऐसा था कि घर वालों ने चारपाइयां सहन में बिछाई हुई थी। अब्बू जान मुझे साथ लिपटाए हुए चारपाइयों की तरफ बढ़ गए। अगले 2-3 लम्हों में पलवशा की माँ और फुप्पो जान को पलवशा की मौत के बारे में मालूम हो चुका था। फुप्पो जान धाड़े मारती हुई मुझसे आन लिपटी थी। आन की आन में तमाम माहौल मातम ज़दा हो गया था। सिर्फ पलवशा का मासूम भाई अदील बेखबर पड़ा सो रहा था। उसके अलावा रात भर कोई भी नहीं सोया था। मैं घुटनों पर सर टेके बंद आंखों से उसके साथ गुजरे लम्हात को फिल्म की तरह देखता रहा। कोई पल भी तो मुझे नहीं भूला था जिस वक्त वो पहली बार मेरे सामने आई और जब मैंने आखिरी बार उसे गले से लगाते हुए उसकी कुशादा जबीन पर आखिरी बार मोहरे मोहब्बत ज़ब्त की। इन लम्हात के दरमियान में मौजूद हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी मेरी यादाश्त में वो महफूज रही। उसके प्यारे हाथों ने मेरे जिस्म को जिस जिस जगह पर छुआ था, उस लम्स की गर्मी अब तक ताज़ा थी। उसके सांसों की महकती खुशबू उस वक्त भी मेरी कुव्वत शामा महसूस कर सकती थी। उसकी मधुर आवाज मेरी समात में जिंदा थी। उसका चांद सा रोशन मुखड़ा मेरी बसारतों के सामने था। उसकी शोखियां, शरारतें, मोहब्बत भरे गिले शिकवे, नाज़ो अदा, कुछ भी तो नहीं भूला था। और भूल भी कैसे सकता था? कोई सांस लेना भी भूल सकता है। सुबह की अजान सुनकर अब्बू जान ने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए कहा, बेटा नमाज पढ़ लो। और मैं खामोशी से गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। वुजू करके हम मस्जिद की तरफ बढ़ गए। वापसी पर अदील जाग गया था। मुझे देखते ही वो खुशी से चहकता हुआ मेरे साथ लिपट गया। वो पलवशा को बहुत प्यारा था। मैं बेसाख्ता उसे चूमने लगा। उस मासूम को कुछ पता नहीं था कि घर पर क्या कयामत बीत चुकी है। उसने छूटते ही अपनी बाजी का पूछा। मैं उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए पूछने लगा, मेरा बेटा स्कूल जाता है या नहीं? वो बोला, हाँ लाला जान, स्कूल तो जाता हूँ और अब मुझे पंजाबी में बात करना भी आ गई है। उसने फखरिया लहजे में बोला। मैंने पूछा, तो किस क्लास में हो? मैं उसका जहन बटाने के लिए मुसलसल सवाल करने लगा था।
ताकि उसे सवाल करने का मौका न मिले। इसी दौरान फुप्पो जान उसके लिए नाश्ता ले आई थी। पलवशा की माँ घुटनों में सर दिए गुमसुम बैठी थी। पलवशा उसकी बेटी नहीं, बेटा थी। वो बहुत हिम्मत, जुर्रत और हौसले वाली थी। उसने हमेशा माँ और छोटे भाई की हिफाजत की और अब वो नहीं रही थी। यकीनन मुस्तकबिल के अंदेशे भी उसके जहन में मौजूद होना थे कि पलवशा के जाने के बाद उसका हमारे घर में रहने का कोई जवाज नहीं बनता था। ये और बात कि मैं उन्हें किसी सूरत घर से दूर जाने की इजाजत न देता। पलवशा अपने छोटे भाई को आला तालीम दिलाने की ख्वाहिशमंद थी और उसकी ये ख्वाहिश मैं हर सूरत में पूरी करना चाहता था। फुप्पो जान से नाश्ता लेकर मैं अदील को नाश्ता करवाने लगा। उसने एक बार फिर अपनी बाजी के बारे में पूछा, जिसे मैं आए बाएं में टाल गया। उसे तैयार करवा कर मैंने स्कूल भेज दिया। दोपहर तक पलवशा की मौत की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। मर्द बैठक में आकर ताज़ियत करने लगे, जबकि औरतों की आमद से हमारा सहन भर गया था। मैं कमरे में घुसा रहा। ये वही कमरा था जहां मैंने उसे आखिरी बार गले लगाया था। उस वक्त वो दुल्हन के रूप में कयामत ढा रही थी। उसकी रेशमी कलाइयों में कंगन पहनाकर मैंने उसे तसल्ली दी थी। वो मेरे साथ चलने पर बज़द थी। मैंने हसरत भरे लहजे में सोचा, मैं उसे साथ ले गया होता तो शायद वो बच जाती। कमरे में अभी तक शादी की सजावट मौजूद थी। मेरे जाने के बाद पलवशा ने घर में चंद दिन से ज्यादा नहीं गुजारे थे। उसके बावजूद कमरे में उसकी खुशबू बाकी थी। दोपहर को वैस अपनी बीवी इरम के साथ मेरे कमरे में आ गया। मियाँ बीवी ने दुखी दिल के साथ ताज़ियत की, मुझे हौसला दिया और थोड़ी देर बैठकर हमदर्दी भरे कलिमात से मुझे तसल्ली देकर रुखसत हो गए। गम जितना भी बड़ा हो सदा नहीं रहता। दुख कितना ही ज्यादा हो, वक्त की गर्द उसे अपनी लपेट में लेकर भूला बिसरा कर देती है। अजियत की इंतहा अगर वक्त बीतने के साथ राहत में नहीं भी डलती, तब भी अजियत में पहले जितना दमखम बाकी नहीं रहता। बिछड़ने वाला जितना भी प्यारा हो, उसके दूर जाने की हकीकत को तस्लीम कर लेना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को भी पलवशा की जुदाई का दुख झेलने की आदत हो गई थी। मेरी छुट्टी पूरी हो गई थी, मगर मैं वापस जाने पर तैयार नहीं था। राव तसव्वुर साहब ने कमांडिंग ऑफिसर से बात करके मुझे यूनिट की तरफ से 2 माह की मजीद छुट्टी दिलवा दी थी। दोस्त अहबाब मुझे मिलने और तसल्ली देने आए थे। औरंगजेब साहब ने भी आकर ताज़ियत की थी। वापस जाते हुए मैंने कार की चाबी शुक्रिया के साथ उनके हवाले कर दी। एक दिन पलवशा की माँ गुलनाज मुझसे वापस जाने की इजाजत मांग रही थी। बोली, बेटा मैं चाहती हूँ अपने भाई के पास अंगूर अड्डे चली जाऊँ। मैंने पूछा, यहाँ कोई तकलीफ है माँ जी? वो दुखी दिल से बोली, तकलीफ तो नहीं है बेटा, मगर अब हम किस रिश्ते से यहाँ हैं? मैं जख्मी लहजे में बोला, तो क्या आपका ख्याल है उस बेवफा के जाने से हमारे सारे रिश्ते टूट गए हैं? वो बोली, फिर भी बेटा। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा। मैंने फौरन कता कलामी करते हुए कहा, माँ जी आज के बाद अगर कुछ ऐसा कहा तो मैं खफा हो जाऊंगा। और आप यकीनन नहीं जानती कि हम दोनों बहुत पहले शादी कर चुके थे। बाद वाली शादी तो बस आप अब्बू जान और फुप्पो जान की खातिर कर रहे थे। और पता है उसने अपने इलाके के रिवाज के मुताबिक कितनी रकम का मुतालबा किया था? पलवशा की बात जहन में आते ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट खिलने लगी। मैंने कहा, पूरे 50 लाख, और वो रकम मेरे अकाउंट में जमा है। उसकी सारी रकम आपकी और अदील की ही तो है, और ये रकम आपकी जरूरियात के लिए काफी है। वो अदील को आला तालीम दिलवाना चाहती थी। क्या आप चाहती हैं कि मैं अदील को वापस अंगूर अड्डे भेजकर उसकी रूह के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? वो बोली, बेटा मेरा ये मतलब नहीं था। उनकी आंखों में नमी उभर आई। उनका हाथ पकड़कर मैं बोला, आप पलवशा की माँ हैं और उसकी हर चीज से मुझे उतनी ही मोहब्बत है जितनी उससे थी। आप मेरी भी माँ हैं। कभी दिल में ऐसी वैसी बात को जगह न देना। इस घर पर आपका उतना ही हक है जितना मेरा या अब्बू का। ये पलवशा का घर है। वो मुझे छोड़कर चली गई है, मैंने उसे नहीं छोड़ा। उन्होंने दस्त शफकत मेरे सर पर रख दिया, जीते रहो बेटा। ये मुकद्दस हाथ जाने कितनी बार उन्होंने मेरी पलवशा के सर पर भी रखा होगा। सुकून और इत्मीनान मेरे रगो पै में उतर गया। मैं ममनूनियत भरे लहजे में बोला, ये शफकत भरा हाथ कभी भी मेरे सर से ना हटाना माँ जी। फौजी की आम दिनों की छुट्टी पर लगाकर गुजरती है, मगर अब पलवशा की जुदाई में मेरा हर दिन सदियों की मुसाफत पर मुश्तमिल हो गया था। उसके बावजूद छुट्टी के 3 माह बीत चुके थे। मैं वापस यूनिट पहुंचा। दोस्त अहबाब एक बार फिर तसल्ली देने और हौसला बढ़ाने मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। सरदार भी यूनिट वापस पहुंच चुका था। एक बार वो मेरे घर भी आ चुका था, लेकिन नामालूम क्यों मैंने उससे बातचीत करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। वो कई बार अपने नाकर्दा जुर्म की माफी मांग चुका था, मगर मैं खामोश रहकर उसकी हर कोशिश को नजरअंदाज कर देता। उसकी टांग का पलस्तर उतर चुका था, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सका था। यूनिट वापसी के 2-3 दिनों तक मुझे किसी ने नहीं छेड़ा। एक रात मुझे हुक्म मिला कि अगले दिन मेरी कमांडिंग ऑफिसर के सामने पेशी है। सुबह 9 बजे मैं कमांडिंग ऑफिसर के दफ्तर में उनके सामने खड़ा था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा करके सबसे पहले पलवशा की मौत की ताज़ियत की और उसके बाद बताया कि चूंकि उन्हें हाई कमांड की तरफ से सख्ती से मुझे सजा सुनाने का हुक्म मिला था, इस वजह से उन्होंने मेरी हवालदारी का रैंक तोड़कर मुझे दोबारा सिपाही बना दिया था। मुझे ना तो रैंक का शौक था और ना मैं मजीद नौकरी करना चाहता था।
اس لیے میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا سر میں ڈسچارج ہونا چاہتا ہوں کیونکہ اب میں خود کو مزید پاک آرمی کی خدمت کے لیے قابل نہیں سمجھتا۔ وہ بولے شاید تم رینک ٹوٹنے کی وجہ سے دل گرفتہ ہو، اگر ایسا ہے تو فکر نہ کرو، 1 سال کے اندر میں تمہیں دوبارہ حوالدار بنوا دوں گا، لیکن فی الحال تمہارا رینک توڑنا ضروری تھا کیونکہ نادانستگی میں ہی صحیح تم آرمی کا قانون توڑنے کے مجرم ہو۔ میں نے کہا نہ تو مجھے اپنے جرم سے انکار ہے اور نہ مجھے رینک کا ہی شوق ہے، بس میں خود کو نوکری کرنے کے قابل نہیں سمجھتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے باعزت ڈسچارج کر دیا جائے۔ میں نوکری چھوڑنے پر مصر تھا۔ وہ بولے جاؤ فی الحال آرام کرو اور جتنی چھٹی کی ضرورت ہو لے لو، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے میری خواہش پر ذرا بھی دلچسپی کا اظہار کیے بغیر مجھے جانے کا اشارہ کیا اور میں سیلوٹ کر کے ان کے دفتر سے نکل آیا۔ گھنٹے ڈیڑھ کے بعد ہی استاد راؤ تصور صاحب، استاد فیاض، استاد بدر الدین اعوان، استاد اشفاق تنولی اور میرے دوسرے استادوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ تمام نے کھل کر میرے فیصلے کو رد کیا اور بجائے منت کے یہ حکم دیا کہ اگر میں نے ڈسچارج ہونے کی باقاعدہ درخواست دی تو وہ درخواست فوج سے ڈسچارج ہونے کی نہیں، ان سے تعلق توڑنے کی درخواست ہوگی۔ اپنے ان استادوں سے میرا تعلق ایسا نہیں تھا کہ میں ان کا حکم ٹال سکتا، انہیں مجھ پر کوئی مان تھا تو انہوں نے منت کی بجائے دھوس دھمکی سے کام لیا۔ میں نے ان کے حکم کے آگے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ شام کو حوالدار میجر نے مہینہ چھٹی میرے حوالے کر دی جو میں نے شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا دی۔ گھر جا کر میں پلوشہ کی یادوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہاں تمام دن اور رات کا بیشتر حصہ دوست احباب کی میت میں گزرتا، اس لیے دشمن جاں کی یادوں سے کچھ افاقہ ہوتا، ورنہ تو وہ ہر لمحہ میرے پاس ہی موجود رہتی۔ اسے ہمیشہ مجھ سے بچھڑنے کا خوف ستاتا رہتا، مجھ سے دور جانے کے خیال سے وہ اکثر رات کو اٹھ کر مجھ سے لپٹ جاتی، یوں گویا اسے میں نے ہی چھوڑ کر جانا ہے، وہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گی، اور جب وقت آیا تو خود ہی سارے وعدے اور قسموں کو پاؤں کی ٹھوکر میں اڑا کر اتنی دور چلی گئی جہاں تک میری سوچ کی رسائی بھی ممکن نہیں تھی۔ ایک بار اس نے میری گود میں سر رکھ کر ایک نظم گنگنائی، اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند رات کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا کہ وہ میرا دل تھا، اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو اور اس کی دیواریں جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے، اگر کبھی میری یاد آئے۔ گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں جنبشوں میں تمہیں ملوں گا، تم اوس قطروں کے آئینوں میں تلاش کرنا، گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا، اگر ہواؤں میں خوشبوؤں میں اوس قطروں کے آئینوں میں مجھے نہ پاؤ تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا، کہیں بھی روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی راکھ دریا میں ڈال دینا، میں خاک ہو کر سمندروں میں سفر کروں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا، سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا، اگر کبھی میری یاد آئے۔ نہ جانے وہ کس جزیرے پر رک کر مجھے صدائیں دے رہی تھی کہ اس کی صدائیں میری سماعتوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ تربیتی مشقیں فوج کی روزمرہ ہیں، ذہن بٹانے کے لیے میں بھی تربیتی مشقوں میں حصہ لینے لگا۔ نئے سنائپر کو تربیت دے کر میں گویا استاد کے درجے پر ترقی پا گیا تھا۔ میرے عملی تجربات ایسے تھے کہ استاد تصور بھی مجھ سے مشورہ لے کر میری عزت افزائی کرتے۔ دن بھر کی سخت تربیتی مشقوں کے بعد رات کو اچھی خاصی نیند آتی، البتہ کبھی کبھار پلوشہ میرے خوابوں کو رونق بخشنے آ جاتی۔ ایک رات وہ میرے خواب میں آئی تو خفا تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا چندا؟ اس کی ناراضی بھری نگاہوں کی تاب لانا میرے لیے ناممکن تھا۔ وہ بولی آپ میرے سردار بھائی سے کیوں خفا ہیں؟ میں نے کہا تمہیں نہیں معلوم۔ وہ بولی اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا اگر اس نے تمہیں گھر واپس بھیج دیا ہوتا اور اکیلا میری بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈنے جاتا تو کبھی بھی یہ حادثہ نہ پیش آتا۔ اس نے منہ بنایا، آپ کے خیال میں نے ان کی بات فوراً مان جانی تھی؟ اور یہ آپ کو کس نے کہا کہ انہوں نے مجھے واپس بھیجنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ بولی چھوڑیں اگر مگر کو اور ابھی ابھی اٹھ کر ان سے خفگی دور کریں۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے میں چلنے والے پنکھے اور ایئر کولر اگست کی گرمی سے لڑنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھے۔ میں نے اٹھ کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ سردار کی چارپائی مجھ سے 3 چارپائیوں کے فاصلے پر پڑی تھی۔ کروٹوں کا تسلسل اس کے جاگنے کو ظاہر کر رہا تھا۔ ہاتھ والا پنکھا تکیے کے نیچے سے نکال کر میں اس کی چارپائی کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار سے ٹنگی گھڑی رات کے 2 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس کی چارپائی کے سامنے رکتے ہوئے میں دھیمے لہجے میں بولا، اگر نیند نہیں آ رہی تو باہر چلتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہ جاگ ہی رہا تھا۔ فوراً اٹھ بیٹھا۔ پاؤں میں چپل ڈالتے ہوئے وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، اچھا مشورہ ہے۔ ہم دونوں لان میں بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ سردار میرے ماضی کے رویے کا ذکر کیے بغیر یوں گپ شپ کرنے لگا جیسے ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں۔ بولا، تمہارا بھتیجا سلطان بہت شرارتی ہو گیا ہے۔
अब उसे नई माँ की जरूरत पहले से ज्यादा है। मैंने कहा उस दिन तुमने लीजोना का जिक्र किया था। उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा परसों आ रही है, मैं भी कल छुट्टी लेकर जा रहा हूँ। मैंने पूछा शादी के बारे में क्या सोचा है? वो हंसते हुए बोला 10 दिनों की छुट्टी जा रहा हूँ, कोशिश यही होगी कि कोई दिन जाया ना जाए। मैंने कहा क्यों, एयरपोर्ट पर निकाह खां को भी साथ लेकर जाओगे? वो बोला नहीं, वो घर में बैठकर हमारे आने का इंतजार करेंगे। मैंने कहा इसका मतलब मुझे भी अपनी छुट्टी का बता देना चाहिए। वो इत्मीनान से बोला मैं बता चुका हूँ। मैंने हैरानी से पूछा कब? वो बोला आज ही हवालदार मेजर को बताया है, क्योंकि मैं जानता था कि लीजोना की आमद का सुनकर तुम जरूर मेरे साथ चलोगे। मैंने इस बात में सर हिलाया, सही कहा। हम घंटा डेढ़ वहीं बैठे गप्पे हाँकते रहे और फिर मच्छरों की मुसलसल यलगार से तंग आकर वो बैरक में घुस गया, जबकि मैं वहीं बैठा रहा। सरदार खान एक मुखलिस दोस्त था। उसने मेरे पिछले दिनों के रवैये को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। बैठे बैठे अचानक मेरे दिमाग में जेनी का ख्याल उभरा। मैंने कलाई से बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुबह के 4 बज रहे थे। गोया उनके पास शाम के 6-7 बजे का वक्त होना चाहिए था, क्योंकि न्यूयॉर्क का वक्त हमसे करीबन 9 घंटे पीछे है। मैंने आंखें बंद करके अपनी याददाश्त खंगाली। जरा सी कोशिश से उसका नंबर मुझे याद हो गया था। मोबाइल फोन निकालकर मैं उसका नंबर डायल करने लगा। 2-3 घंटियों के बाद कॉल वसूल कर ली गई। मैंने उसकी हैरानी भरी हेलो के जवाब में पूछा जेनी कैसी हो? उसने मुझे पहचानने में एक लम्हा भी न लगाया। जी, शुक्र है तुम्हें मेरी याद आ गई। जाने कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें अपनी शादी पर बुलाना था मगर तुम्हारी कॉल ही ना आई। मजबूरन मुझे तुम्हारे बगैर ही शादी करना पड़ी। महीना हो गया है मेरी शादी को। वो पुरजोश लहजे में बोलती गई। मैंने उसके नाम को मजीद मुख्तसर करते हुए कहा मुबारक हो जी। वो बोली शुक्रिया जी। मैंने पूछा अच्छा कैसा है वो? बोली बहुत मोहब्बत करता है, इतना ख्याल रखता है कि बता नहीं सकती। इस वक्त भी बावर्ची खाने में घुसा रात का खाना बना रहा है। मैंने कहा इसलिए तो कहता था कि किसी हम मजहब और हम तहजीब से शादी कर लो, मजे करोगी। वो बोली जी मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती, और इतना तो तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती थी, और सच कहूँ तो मेरी दिली तमन्ना अब भी वही है। मैंने कहा अगर बावर्ची खाने में खाना बनाने वाले शौहर साहब ने तुम्हारी बेहुदा बात सुन ली तो देगचा तुम्हारे सर पर दे मारेगा। वो बोली उसे मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ, वो तुम्हारी उस आफत की परकाला की तरह नहीं। उसने पलवशा का जिक्र करते हुए गोया मेरे दिल के जख्म को रेते। बोली वैसे कैसी है और क्या उसे मालूम है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया था। मुझे खामोश पाकर उसने बेचैनी से पूछा जी क्या हुआ, खैरियत तो है? न जाने कैसे उसे मेरी खामोशी से किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। बमुश्किल मुख्तसर सा फिक्रा मेरे हल्क से बरामद हुआ, जेनी वो नहीं रही। वो हैरानी से चीख पड़ी, क्या मतलब नहीं रही? मैंने कहा तुम्हें बताया था ना कि वो मेरी बेगुनाही के सबूतों के हुसूल के लिए मुझसे पहले निकली थी। बस इसी कोशिश में जान से हाथ धो बैठी। और जानती हो मरने से 2-3 दिन पहले वो तुम्हें तलाश करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि तुम उसकी मदद जरूर करोगी। वो बोली मैं उसकी मदद जरूर करती जी। वो बहुत प्यारी थी, सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो इस काबिल थी कि उसे चाहा जाता। जेनी की आवाज में शामिल दुख मसनूई नहीं था। मैंने कहा अच्छा छोड़ो उसके जिक्र को, कोई और बात करो। वो खुलूस भरे लहजे में बोली जी अगर कहो तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ या तुम्हें अमरीका बुलवा लेती हूँ, और यकीनन मैं अब भी अपने शौहर को तलाक दे सकती हूँ। मैंने कहा जेनी मैं जानता हूँ कि तुम मुझे दिल की गहराइयों से चाहती हो, और इसमें भी कोई शक नहीं कि मुझे भी तुम उतनी ही प्यारी हो, लेकिन अपने ताल्लुक के बारे में तुम्हें पहले भी तफसील से बता चुका हूँ। तुम हमेशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त रहोगी, ऐसी दोस्त जिसे मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और हमेशा करूंगा। उसने अजीब से लहजे में पूछा जी तुम उसके लिए बहुत ज्यादा रोते हो ना? मैंने फीकी मुस्कुराहट से कहा नहीं बस कभी कभी। वो बोली अच्छा याद आया, तुमने बेचारे निक स्टुअर्ट के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कहा तुम तक ये बात पहुंच गई थी। वो बोली जब उसे गोली लगने की बात मुझ तक पहुंची मैं समझ गई थी कि ये जी का काम है। बाद में लॉरा ब्राउन से भी मुलाकात हुई थी और उसने तस्दीक की कि निक स्टुअर्ट एसएस की गोली का निशाना बना है। वो तुमसे बहुत मुतासिर नजर आ रही थी। जब उसे मेरे और तुम्हारे ताल्लुक के बारे में मालूम हुआ तो काफी देर तुम्हारे बारे में गपशप करती रही। ये कहते हुए उसने हंसते हुए पूछा वैसे उसे किस खुशी में जिंदा छोड़ दिया? मजबूरन मैंने उसे जिंदा छोड़ने की वजह बयान कर दी। बोली बहरहाल वो किसी और खुशफहमी में थी। मैंने शरारती लहजे में पूछा वैसे दिखने में कैसी है? वो फौरन बोली मुझसे खूबसूरत है। मैं एतमाद से बोला ये तो सरासर झूठ। उसने अजीब से लहजे में पूछा क्यों, मुझसे कोई लड़की खूबसूरत नहीं हो सकती? मैंने कहा हाँ। वो बोली क्या पलवशा भी नहीं? मैंने नाराज लहजे में उसे झिड़का, उसका जिक्र करना जरूरी था। वो फौरन बोली माफी चाहती हूँ और लॉरा का नंबर मेरे पास मौजूद है। अगर बात आगे बढ़ाना हो तो यकीनन मजाहिया अंदाज अपना कर वो पलवशा के दिल फिगार तस्करे का कफारा अदा करना चाह रही थी। मैं इत्मीनान से बोला तुम्हारा फोन नंबर मेरे पास मौजूद है और मेरा ख्याल है उसके अलावा मुझे किसी के फोन नंबर की जरूरत नहीं। वो बोली चलो अपना ख्याल रखना जी। मैंने कहा हाँ तुम भी, अब नमाज का वक्त हो गया है। मेरा ये नंबर महफूज कर लेना और इस पर जब चाहो कॉल कर सकती हो। वो बोली ठीक है जी, गुड बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और हो सके तो तुम भी शादी कर लो। यकीनन तुम्हें संभालने के लिए एक औरत की जरूरत है।
मैंने कहा इतने कीमती मशवरे पर शुक्रगुजार हूँ और मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अजान काफी देर की हो चुकी थी। मैं उठकर मस्जिद की तरफ चला गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती